नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 सितंबर 2023 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। जल्दी से बता देता हूं दोस्तों कौन से टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मणिपुर में सिविल सोसाइटी के पार्टीशन रोल की बात कर रही है, जहां पे सिविल सोसाइटी के अंदर हार्मोनी लाने की कोशिश कर रही है, वहीं पे मणिपुर के अंदर यही सिविल सोसाइटी लड़ाई को भड़का रही है। ये क्या है, इसको देखेंगे। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड साइंस एंड टेक की फील्ड में जो दिए जाते हैं 45 साल से कम के लोगों को, इनको यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है। पिछले साल अनाउंस नहीं किया गया था, इसके बारे में बात करेंगे। फिर किस प्रकार से पोस्टमैन आपके घर में चिट्ठी देके जाएगा। जो पोस्ट ऑफिस बिल 2023 आया है, जो कि पुराने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस करेगा, इसके बारे में बात की जा रही है। 2030 का ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट, ये किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, अलग अलग कंट्रीज का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, इसके बारे में आर्टिकल है। फिर ओवरऑल सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ एनिमल्स। अब इस प्रकार की न्यूज देख के लगता है कि भाई दुनिया कहां ही गर्त में जा रही है, तो ये सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ एनिमल्स को लेके एक लीगल लूप होल छूट गया है। इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लक्षद्वीप के अंदर ये जो मिड डे मील स्कूल्स में मीट देना बंद किया गया है, इस बात को लेकर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपको एक न्यूट्रिशियस मील का हक है। उस मील के अंदर आपको मेन्यू चूज करने का हक नहीं है कि मैं चिकन खाऊंगा या फिश खाऊंगा या दाल खाऊंगा। वो जो आपको खाना दिया जाएगा फ्री में, आप वो खाओगे। तो ये क्या मुद्दा है, इसको यहां पे देखेंगे। जवान मूवी के अंदर शाहरुख खान की क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग है, एक हल्का सा मैसेज है, इसको यहां पे देखेंगे। जितनी भी बर्थ्स और डेथ्स हैं उनको डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा 1 अक्टूबर से सेंटर के पोर्टल पे। तो इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में बात करेंगे। जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल है, यहाँ पे इन बर्थ को और डेथ्स को रजिस्टर किया जाएगा। न्यूरल इम्प्लांट्स किस प्रकार से हियरिंग लॉस को रेमेडी कर सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इसको लेके एक आर्टिकल है, ये यहाँ पे देखेंगे। तो इतने आर्टिकल तो आज के हैं। आज का साइंस एंड टेक का आर्टिकल ये वाला है, न्यूरल इम्प्लांट्स वाला। ठीक है भाई। तो 8 इंपॉर्टेंट न्यूज तो इधर है, और कल के 2 आर्टिकल दोस्तों छूट गए थे 14 सितंबर के। एक तो था भाई आपका आदित्य L1 को लेके, एक आर्टिकल 370 को लेके। ठीक है ना। तो इसको यहां पे शुरुआत करते हैं, ओवरऑल कल के आर्टिकल्स को खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। पर्टिकुलर आर्टिकल में आदित्य L1 की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले देखिए कि क्यों आदित्य L1 जैसे मिशंस दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज लॉन्च कर रही हैं, इसके रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात हो रही है एक सर्द ठंडी की रात की, 13 मार्च 1989 की, जब क्यूबेक कनाडा में जो पावर ग्रिड थी वो बंद हो गई, एकदम से विदाउट वार्निंग वेंट डाउन कर गई, और ओवरऑल पूरे के पूरे प्रोविंस क्यूबेक में अंधेरा छा गया। यहाँ पे जो अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सिस्टम था मॉन्ट्रियल शहर का, वो बिल्कुल बंद हो गया। एयरपोर्ट ऑपरेशंस बंद हो गए। और वहीं पे अगर आप नेबरिंग यूनाइटेड स्टेट्स देखो तो उस समय पे आपको एक ब्यूटीफुल ऑरोरा नजर आया। टेक्सास तक ये ऑरोरा दिखाई पड़ रहा था। ओवरऑल नॉर्मल का टेक्सास में इस प्रकार का ऑरोरा वाला स्पेक्टिकल नहीं दिखता है, बट उस दिन 13 मार्च 1989 को नजर आया। स्पेस शटल डिस्कवरी के बहुत सारे सेंसर्स ने मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। जो ब्रॉडकास्ट था रेडियो फ्री यूरोप का रशिया के ऊपर, ये बंद पड़ गया। तो सब लोग डर गए कि यार ये कम्युनिकेशन इतने बड़े स्केल पे जैम क्यों हो रहा है। और उसके 3 डिकेड्स लेटर, 30 साल बाद, लगभग फरवरी 2022 में न्यूली लॉन्च स्पेस एक्स स्टारलिंक कम्युनिकेशन सिस्टम जो सैटेलाइट थी ना, वो अपने आप अपने ऑर्बिट से बाहर आने लगी। डी ऑर्बिटिंग उनकी होने लगी अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि एक स्टॉर्म आया था, एक सोलर स्टॉर्म आया था। तो बेसिकली ये सारे इवेंट क्यों हो रहे हैं? ये सारे इवेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि स्पेस का मौसम बिगड़ा हुआ है। होता ना कि भाई हमारे यहाँ पे भी अगर पानी बहुत तेज बरस रहा हो तो डिश टीवी एंटीना की जो कनेक्टिविटी बिगड़ने लगती है। तो भैया अगर स्पेस वेदर गड़बड़ा रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस साल 2 सितंबर को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है आदित्य L1 सैटेलाइट। पहला स्पेस मिशन है जो कि सन की एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा। ठीक है ना भाई। तो ओवरऑल अर्थ के चारों तरफ स्विंग करके अपने ऑर्बिट्स को बढ़ा के इसको फाइनली बूस्ट किया जाएगा लैग्रेंजे पॉइंट 1 के प्रति तरफ, जो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, 15 लाख किलोमीटर दूर है। अर्थ और सन के बीच में बैठती है एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे ग्रेविटी बैलेंस रहती है। और ये पर्टिकुलर आदित्य L1 सैटेलाइट लगातार सन को यहां पे देख पाएगा। ठीक है। इट कैन कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व द सन एंड मॉनिटरिंग द चेंजिंग लोकल एनवायरमेंट, स्पेस वेदर, अर्थ एक्सपीरियंसेस। तो बेसिकली क्या है कि ये पर्टिकुलर जो आदित्य L1 है, ये अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो अगर कोई तगड़ा सोलर स्टॉर्म या कोरोनल मास एजेक्शन या सन की तरफ से कोई एक्टिविटी होगी तो वो पहले आदित्य L1 तक पहुंचेगी, और आदित्य L1 अपनी मैसेजिंग के थ्रू इसको अर्थ को बता देगा। तो अर्थ को 10-15 मिनट का समय मिल जाएगा ओवरऑल उस पर्टिकुलर चीज से अपने आप को बचाने के लिए।
समझ गए भाई? तो बेसिकली एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है L1 जो कि कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करता है सन को और मॉनिटर करता है लोकल एनवायरनमेंट को, स्पेस वेदर को, ओवरऑल क्रिटिकल टेंस ऑफ मिनट देता है एडवांस वार्निंग की। सन एक मैसिव बॉल है फियरी प्लाज्मा का। एनर्जी सन में जनरेट होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, जो कि उसके कोर में हो रहा है। और सन के न्यूक्लियर फ्यूजन में जो न्यूक्लियर कोर में जो टेम्परेचर है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जो कि ओवरऑल बहुत ज्यादा है। और जो आयरन की डेंसिटी होती है ना, इस आयरन की डेंसिटी के 20 गुना डेंसिटी है आपके सन के कोर में। ठीक है, अब जब आप सेंटर टू द सरफेस ऑफ सन पे आते हो तो जो टेम्परेचर है वो गिरता है। ओके भाई, तो बेसिकली सेंटर कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे आप बाहर की तरफ सन की सरफेस की तरफ आओगे टेम्परेचर थोड़ा गिरेगा। ओके, ठीक है। अब सन के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा, इट इज हाई इनफ दैट एटम्स आर ब्रोकन अप इनटू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस, द स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड प्लाज्मा। तो बेसिकली इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि जो भी एलिमेंट वहां पे है वो पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में टूट जाता है। ठीक है ना, और इसको आप बोलते हो प्लाज्मा। कन्वेक्शन जोन्स बनते हैं। जो हीटेड प्लाज्मा होता है वो राइज करता है, अपनी एनर्जी को इधर उधर रेडिएट करता है सन की सरफेस पे पहुंचने के बाद, और फिर बाद में वो सिंक करके फिर से सन के कोर तक चला जाता है। तो प्लाज्मा का मूवमेंट हो रहा है सन में। ठीक है भाई, इंटरनल सरफेस, इंटरनल लेयर से बाहर की तरफ, इंटरनल कोर से सन की सरफेस की तरफ। और बेसिकली ये जो सूरज की गर्मी लाइट अर्थ पे पहुंचती है तो ये अर्थ में एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस को ड्राइव करती है, अर्थ के क्लाइमेट को ड्राइव करती है, समुद्र के ओशन करंट्स को ड्राइव करती है, लाइफ को अर्थ पे सस्टेन करती है। यही सूर्य की गर्मी, यही सूर्य की ताकत। इनफैक्ट इस दुनिया में, इस अर्थ पे जो कुछ भी जिंदा दिख रहा है उसकी जिंदगी, उसकी ताकत आपको सूरज से ही मिल रही है। तो ये जो सोलर प्लाज्मा है ना दोस्तों, ये अपने सरफेस से एनर्जी बाहर की तरफ फेंकेगा। उसके बाद जब ये सोलर प्लाज्मा ठंडा हो जाएगा, कंपैरेटिवली ठंडा हो जाएगा, तो वापस ये सन के कोर में सिंक बैक कर जाएगा। तो एक साइक्लोनिक कन्वेक्शन जैसा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में चलता है, वैसे ही प्लाज्मा का साइक्लोनिक कन्वेक्शन चल रहा है सूर्य में। और इस साइक्लोनिक कन्वेक्शन के चलते एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे सन। इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते सोलर डायनेमो प्रोड्यूस होता है। इसके चलते डार्क अर्थ साइज बॉचेस बनते हैं सन के सरफेस पे, जिनको आप सन स्पॉट्स कहते हो। मैग्नेटिक लूप्स बनते हैं जो कि जाइंट आर्कस की तरह उठते हैं सन के आउटर एटमॉस्फेयर में, जिसको आप कोरोना बोलते हो। और कोरोना की खास बात यह है कि ये सन की सरफेस से ज्यादा गर्म है। जो सन की विजिबल सरफेस है ना, जिसको आप फोटोस्फीयर बोलते हो, इसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सन के कोरोना का टेम्परेचर है, जो कि ओवरऑल सरफेस से बाहर की तरफ है, 1 मिलियन डिग्री। तो बहुत सारे दुनिया भर के साइंटिस्ट इस बात को लेकर थीसिस कर रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सन के कोरोना का टेम्परेचर ओवरऑल सन के सरफेस से ज्यादा हो। बट ऐसा यहां पे है, इसके कुछ पोटेंशियल एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, हालांकि डिटेल थीसिस अभी यहां पे जारी है। और ओवरऑल ये जो थ्योरी होती है ना थर्मोडायनेमिक्स की, कि भैया जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हीट जाएगी जिसका टेम्परेचर है कम उसकी तरफ। अब ये सन है, सरफेस है, इसके बाहर कोरोना है, सरफेस पे 6000 डिग्री सेल्सियस है और कोरोना पे 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। तो भी 6000 डिग्री से 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस की तरफ हीट कैसे जा रही है, इस बात को लेकर अभी के लिए थीसिस चल रही है। अब इन सब नॉवल प्रोसेसेस में बहुत सारी वेव्स रिपल करती हैं सन की सरफेस से। इनको आप कोरोनल मैग्नेटिक लूप भी बोलते हो। जो सुपर हार्ट प्लाज्मा जेट है जो कि सरफेस से कोरोनल लेयर्स में जाता है, यहां पे एक मैग्नेटिक रिकनेक्शन बैठता है, कोरोनल हीटिंग होती है और कोरोनल मास इजेक्शन होता है। ये कोरोनल मास इजेक्शन सोलर सिस्टम के माहौल को बदल के रख देता है और इतना खतरनाक कभी कभी गर्मी के थपेड़े भेजता है कि सब कुछ हिल जाता है, पूरा का पूरा स्पेस हिल जाता है। समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। द लेग्स ऑफ द मैग्नेटिक लूप्स in the solar corona are being constantly jostled around by turbulent plasma flows beneath the surface where they are rooted. These loops, energized by the serpentine motion of the plasma, sustain huge electric currents, and sometimes in the course of their frenzies dance, they cross each other's path. When the conditions are raised, they result in magnetic reconnection events that destroys the loop. The magnetic energy they shed is harnessed to create the most violent events we've witnessed in our star, a solar flare. Solar flare, जब सन के हीट के थपेड़े बाहर के एटमॉस्फेयर में फेंके जाते हैं, उनके अंदर 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स की एनर्जी होती है।
और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है ना इतने तगड़े सोलर स्टॉर्म में, ये सोलर एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से गर्म कर देती है। इंटेंस एक्सरे रेडिएशन यहाँ पे क्रिएट होती है और इससे जो मोस्ट एनर्जेटिक इवेंट्स निकलते हैं इनको आप मैग्नेटाइज्ड कोरोनल प्लाज्मा मटेरियल से ओरिजिनेट होता हुआ देखते हो, बोलते हो इनको कोरोनल मास एजेक्शन। ये कोरोनल मास एजेक्शन से हमारे साइंटिस्ट बहुत डरते हैं, क्योंकि ये कोरोनल मास एजेक्शंस हमारे सैटेलाइट को नीचे गिरा सकते हैं, हमारे स्पेसक्राफ्ट्स और फॉरेन मिशंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कोरोनल मास एजेक्शंस कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म के साथ इंटरफियर करके अनइंटेंडेड consequences को कॉज कर सकते हैं। हमारे जो हवाई जहाज ऊपर उड़ रहे हैं उनके कम्युनिकेशन जैमर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सीवियर स्पेस वेदर है ये राइज देता है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स को, जो कि ब्यूटीफुल ऑरोरास को क्रिएट करते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पावर ग्रिड फेलियर भी कॉज करते हैं, हाई लैटिट्यूड रीजन में कम्युनिकेशंस को डिसरप्ट करते हैं, जीपीएस नेविगेशनल सिस्टम के साथ अफेक्ट करते हैं, एयर ट्रैफिक और पोलर रूट्स को अफेक्ट कर देते हैं, रडार सिग्नल को जाम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सैटेलाइट्स को फ्राई कर सकते हैं, कैटेस्ट्रॉफिक ऑर्बिटल डिके कॉज कर सकते हैं सैटेलाइट का। तो बेसिकली कहीं ना कहीं कोरोनल मास इजेक्शंस का बहुत एक निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है हमारे स्पेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और आज की डेट में ह्यूमैनिटी की जो डिपेंडेंस है स्पेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये बढ़ रही है। एक कैटास्ट्रॉफिक सोलर स्टॉर्म $1 ट्रिलियन का एडवर्स इकोनॉमिक इंपैक्ट कॉज कर सकता है और हमारे पास कोई भी ऐसा प्रॉपर मींस नहीं है जिससे हम एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकें सीवियर स्पेस वेदर। ठीक है भाई। तो ये जो इसरो का आदित्य L1 मिशन है ये एक्सप्लोर करेगा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशंस रिजल्ट करता है सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन गवर्निंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट डायनामिक्स। ठीक है ना, ये ऑब्जर्व करता है फ्लो ऑफ एनर्जी को इन द अर्थ्स आउटर एटमॉस्फेयर टू टेस्ट द कंपीटिंग थ्योरीज ऑफ द हीटिंग ऑफ सन वगैरह। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है ना इसी को मॉनिटर करेगा हमारा आदित्य L1। कैसे ये वॉलेंट सोलर स्टॉर्म्स बनते हैं और अगर बन जाता है तो उसकी एडवांस वार्निंग को अर्थ तक पहुंचा देना। आदित्य L1 को ओरिजिनली इन्फिसेज किया गया था एज अ प्योरली फंडामेंटल साइंटिफिक इंक्वायरी। 2020 में इसरो ने कॉन्स्टिट्यूट की कमिटी टू एक्सप्लोर हाउ मिशन डाटा कुड बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू स्पेस वेदर मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर कमेटी ने बैठ के बातचीत की कि आदित्य L1 क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ गया कि सन के बेसिक प्रोसेसेस के बारे में, उस बेसिक प्रोसेसेस से क्या ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव आउटकम निकल के आ रहा है और उस नेगेटिव आउटकम को मिनिमाइज करने में अर्थ के ऊपर कैसे मदद कर सकता है आदित्य L1। अब आ जाते हैं भाई ओवरऑल आर्टिकल 370 वाले टॉपिक पे, द बर्थ एंड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, द रियलिटी ऑफ कश्मीर स्पेशल स्टेटस। देखिए 5 सितंबर को एक्सटेंडेड हियरिंग के बाद जो कि 16 दिन से चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेके अपने जजमेंट को रिजर्व किया। मतलब जल्दी इस बात पे फैसला होने वाला है सुप्रीम कोर्ट का कि हाँ भाई केंद्र की सरकार ने जो आर्टिकल 370 हटाया था ये सही किया या गलत किया। तो अब ऑब्वियस सी बात है जब एबोलिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड की बात कर रहे हो तो थोड़ा कहीं ना कहीं आप हिस्ट्री में भी एंट्री मार। देखिए बहुत सारे डाइवर्स पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्ट्रेक्ट पे। बहुत सारी किताबें यहाँ पे लिखी गई हैं जहाँ पे स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात होती है और ये भी बताया गया कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था जब आर्टिकल 370 को रिवर्स किया गया। एक किताब है यहाँ पे जिसका टाइटल है अ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द ट्रबल्ड ईयर्स ऑफ महाराजा हरी सिंह 1925 से 1949, वॉल्यूम 1। इस किताब को लिखा है हरबंस सिंह साहब ने। इस किताब में ओवरऑल उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की इंटीग्रेट हिस्ट्री के कंटर्स को ट्रैक किया है। पहला जो वॉल्यूम है ट्रायोलॉजी का ये बेसिकली इल्यूमिनेट करता है पाइवोटल मूवमेंट इन 1949 व्हेन महाराजा हरी सिंह डिपार्टेड फॉर हिज प्रिंसली स्टेट्स, ushering in a new era before the fourth generation Dogra ruler was forced to choose exile, spending the rest of his days in Bombay. He had to pick the dominion India or Pakistan, the princely state would join। देखिए क्या हुआ 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान की गंदी नजर थी कश्मीर के ऊपर तो उन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया ट्राइबल फोर्सेस के साथ मिलकर। ठीक है ना, महाराजा हरी सिंह ने जवाहरलाल नेहरू जी को न्योता दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे आके जो भी मतलब अब एक्चुअली यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये भी बताया गया कि नेहरू जी ने कश्मीर के अंदर आर्म्ड फोर्सेस भेजने में थोड़ी देरी कर दी, निगोसिएशन बहुत लंबे समय तक चलती नहीं। बहरहाल 1949 में जो डोगरा रूलर थे महाराजा हरी सिंह उनको अपना कश्मीर छोड़ना पड़ा। एक समय जिस कश्मीर के वो राजा हुआ करते थे
जब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की एंट्री हो गई तो ओवरऑल महाराजा हरि सिंह को कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा। उनसे पूछा गया कि भाई तुम इंडिया में सेटल होना चाहोगे या पाकिस्तान में? आप पाकिस्तान में तो सेटल होने जा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने नेहरू जी से रिक्वेस्ट की थी कि यार कश्मीर में आओ, तो पाकिस्तानी उनको वैसे भी नहीं छोड़ेंगे और उनका फायदा उठा के पूरा कश्मीर कब जाने की कोशिश करेंगे। तो महाराजा हरि सिंह ने बॉम्बे चुना और वो बॉम्बे रहने के लिए आ गए ओवरऑल कश्मीर को छोड़ के। तो बेसिकली डोगरा पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हरबंस सिंह साहब ने कश्मीर के हिस्ट्री की बात की। तो मिस्टर हरबंस सिंह साहब ने मेटिकुलसली अनवील किया है लाइफ ऑफ महाराजा हरि सिंह, कैसे जन्म होता है इनका 1895 में, कैसे थ्रोन पे बैठते हैं 1925 में, इनके रूल के बारे में बात की है। इस रूल के अंदर इन्होंने डोगरा डायनेस्टी की इमेज को बदलने की कोशिश की। डोगरा डायनेस्टी के ऊपर जो ऑटोक्रेसी का इल्जाम लगाया जाता था, इनसेंसिटिविटी का, करप्शन का, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स का इल्जाम लगाया जाता था, इसको इन्होंने काउंटर करने की कोशिश की। फिर 13 जुलाई 1931 का दिन, जब 21 कश्मीरी फेल विक्टिम टू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट वुड सेट फॉर द डिक्लाइन ऑफ डोगरा डायनेस्टी व्हाइल आल्सो सोइंग द सीड्स ऑफ अ पॉलिटिकल। तो कुछ ऐसा हुआ ओवरऑल 13 जुलाई 1931 को कि कुल मिला के जो कहीं ना कहीं कश्मीर के लोग थे वो महाराजा हरि सिंह के राज से काफी यहाँ पे नाराज हो चुके थे। और फाइनली जब इंडिया इंडिपेंडेंस की तरफ पहुंचा और इंडिया में से धर्म के नाम पे ओवरऑल पाकिस्तान अलग हुआ, तब जम्मू एंड कश्मीर का भी फैसला यहाँ पे होना ही था। किस प्रकार से पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्वेजन करवाया, क्या जवाहरलाल नेहरू साहब का रोल था? जवाहरलाल नेहरू साहब शुरू में हेजिटेंट थे इंडियन ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट में। अब अगर जवाहरलाल नेहरू साहब शुरुआत में ही इंडियन ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट कर देते तो गिलगित और स्कार्दू के इलाके जो आज की डेट में पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में, वो इंडिया के पास होते। इनफैक्ट हमारी आर्म फोर्सेस एक डिसएडवांटेज में रहने के बावजूद भी बोल रही थी कि कुछ समय तक आर्मी को यहाँ पे डिप्लॉयड रहने दो, हम पूरा कश्मीर कब्जा लेंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बोला कि नहीं, ज्यादा लड़ाई वगैरह मत करो। तो यहाँ पे नेहरू साहब की गलती की भी बात की जा रही है। समझ के बात को? तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई। तो एक व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया गया हरबंस सिंह साहब के द्वारा। एक व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया गया एजी नुरानी की किताब आर्टिकल 370 अ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन जम्मू एंड कश्मीर का देखा गया है 1946 से लेकर 2010 के बीच में। ये बुक ओवरव्यू देता है 5 मंथ लॉन्ग निगोशिएशंस का, जो कि आर्टिकल 370 के इनेक्टमेंट से पहले चले थे 17 अक्टूबर 1949 में। यहाँ पे आर्टिकल 370 के सिग्निफिकेंस को समझाया गया, कैसे इसको इरोड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन स्टेट का समझाया गया, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ उसका जो रिलेशन है वो समझाया गया, किस प्रकार से 26 जनवरी 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन जब प्ले में आया था, कश्मीर का उसमें क्या स्टेटस था, ये सब चीजों की बात की गई है। ठीक है, तो नूरानी साहब की किताब में जो हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस के साथ जोड़ा गया। नूरानी साहब ने मेटिकुलसली एग्जामिन किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन किया है डेवलपमेंट ऑफ स्टेट के यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है ना, उन्होंने ये बताया कि आर्टिकल 370 एम्बॉडी करता है 6 स्पेशल प्रोविजंस को, जिसमें से 3 क्या थे कि इनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर स्टेट पे रिस्ट्रिक्टेड होगी, केवल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के लिए। समझ के बात को? और ओवरऑल अगर केंद्र की सरकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कश्मीर के ऊपर लागू होना है तो कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की परमिशन लगेगी। जो सदर ई रियासत है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, उसको गवर्नर से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। अब नूरानी साहब यहां पे बोल रहे हैं कि जब सदर ई रियासत को हटा के गवर्नर को यहां पे बैठाया गया, ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था जिसका लॉन्ग टर्म में प्रोफाउंड इंप्लीकेशन पड़ना ही था इस रीजन की ऑटोनॉमी के ऊपर। उसको पढ़ने में समय लग गया, 1947 से डेफिनेटली 2019 लग गया, बट पढ़ना तो था। ठीक है ना भाई? तो ये सब बातें ओवरऑल बताई गई यहां पे। फिर एक और किताब है यहाँ पे अनुराधा भसीन जी की, अ डिसमेंटल्ड स्टेट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370। यहाँ पे कश्मीर के रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ये कमेंट कर रही हैं, बता रही हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के अंदर क्या क्या हुआ है, ओवरऑल लोगों की लाइफ किस प्रकार से यहाँ पे अफेक्ट हुई है, एक्सेसिव आर्मी को यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो बेसिकली आर्टिकल 370 के अगेंस्ट बात कर रही है। तो इन 3 किताबों में आर्टिकल कह रहा है कि कश्मीर के स्टेटस को लेके बहुत ज्यादा डिटेल में बातचीत की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म को भी लेके, पास्ट हिस्ट्री को भी लेके, और मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जज की बेंच बैठी है उन्होंने इन 3 किताबों को रेफर भी किया होगा कश्मीर की हिस्ट्री को समझने के लिए। समझ गया? फिर यहाँ पे जो अनुराधा भसीन जी है वो अपने आर्टिकल में, किताब में ये भी बोल रही हैं कि जब कश्मीरी लीडरशिप महमूदा मुफ्ती जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस बनाया, उसी समय से ही ओवरऑल कहीं ना कहीं डिमाइस खत्म शुरू हो चुका था आर्टिकल 370 का। ओवर भसीन जी की किताब ये बोलती है कश्मीर में डाइवर्स आइडेंटिटीज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो मल्टीफेसेटेड डायमेंशंस दिखाते हैं कॉन्फ्लिक्ट के,
अब अगर ओवरऑल आप 370 जैसे आर्टिकल को हटाते हो तो कल की डेट में ये आइडियोलॉजी, ये कल्चर, ये ओवरऑल आइडेंटिटी कश्मीरी लोगों की खतरे में आ सकती है। तो अब कुल मिला के क्या यहां पे फाइनली होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है वो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में इस बात की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेके बहस इनफ हो चुकी है। फाइनल डिसीजन क्या देता है सुप्रीम कोर्ट, बस उसी का इंतजार है। फिर भाई 15 सितंबर के डेली एडिटोरियल एनालिसिस पे आ जाते हैं। ये आज का है, पहले के दो मैंने कंप्लीट कर दिया। मणिपुर, भाई मणिपुर एक ऐसी जगह है जहां पे मीती कम्युनिटी एक तरफ और कुकी जो कम्युनिटी दूसरी तरफ, ये आपस में इसमें कोई सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को रोक के अपने मेंटरशिप कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मेंटरशिप कोर्स लाइव इस समय पे ऐप में दो कोर्सेज लाइव हैं। एक मेंटरशिप कोर्स है और एक एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूलाज की सीरीज है। इस पर्टिकुलर सीरीज में 100 टर्मिनोलॉजीज के लगभग आपको डिटेल में समझाई जाएंगी। एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूला की सीरीज उन लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं जो मेंटरशिप कोर्स खरीद चुके हैं, क्योंकि मेंटरशिप कोर्स में एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूलाज ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो आप चाहें तो इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत से इन कोर्सेज को बनाया गया है। अगर आपको मेरे करंट अफेयर्स एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस से फायदा मिलता है तो डेफिनेटली इन कोर्सेज से भी फायदा मिलेगा और दीज कोर्सेज हेल्प मी टू कीप इट गोइंग इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो आप चाहें तो इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। बीच में बताना थोड़ा जरूरी होता है, इसलिए हल्का सा ब्रेक ले लेता हूं। और 20 मिनट में बता रहा हूं तो मोस्ट यहां तक तो वही बच्चे मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे जो सीरियस स्लॉट को बिलोंग करते हैं। तो भाई जो सबसे डिस्कंसर्टिंग फीचर है मणिपुर की ऑनगोइंग एथनिक स्ट्राइफ का, वो ये है कि जो सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो अपने एथनिक एफिलिएशन से साइड हटके पीस की तरफ काम नहीं कर पा रहे। मेरा पैबा नाम का एक ग्रुप है, एक एमॉर्फस ऑर्गेनाइजेशन है मीती वुमेन का। इस पर्टिकुलर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला जाता है कि आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट मोबिलाइज करता है, पुलिस एक्सेसेस, अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट, ड्रग एडिक्शन के अगेंस्ट, तो सेक्सुअल वायलेंस जो हो रहा है मणिपुर में उसके अगेंस्ट आवाज उठाता है। तो भाई अच्छी बात है, इस प्रकार की सिविल सोसाइटी की इंडिया के अंदर जरूरी है, जरूरत है। बट मणिपुर के अंदर यह सिविल सोसाइटी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। मणिपुर के अंदर यह सिविल सोसाइटी मेरा पैबा आसाम राइफल्स को प्रॉपर तरीके से पीस नहीं मेंटेन करने दे रही फुटहिल्स के अंदर। जो बफर जोन्स यहाँ पे आर्मी ने बना रखे हैं वो बफर जोन्स इसलिए बना रखे हैं कि ओवरऑल यहाँ पे लड़ाई को रोका जा सके। लेकिन मीरा पैबा नाम का ग्रुप इन बफर जोन्स को इलीगल बोल रहा है, ठीक है ना, बोल रहा है कि ओवरऑल ये आर्म फोर्सेस गलत तरीके से ऑपरेट कर रही है। जो एथनिक वायलेंस है और दोनों तरफ यहाँ पे जो कुकी, जो और मीती कम्युनिटी के लोग खड़े हुए एक दूसरे के ऊपर वायलेंट अटैक कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए यहाँ पे आसाम राइफल्स आ रही है। लेकिन आसाम राइफल्स के काम को ही बिल्कुल हेल बना रखा है मीरा पैबा ने। कुकीज लोगों ने अलग पुलिस के स्टेशन को लूट के हथियार ले लिए, मीती लोगों ने अलग लूट के हथियार ले लिए। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे बिल्कुल इनकैपेबल है कि वो इस पर्टिकुलर वायलेंस को रोक पाए, ठीक है ना। यूनियन गवर्नमेंट ने आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया है, लेकिन आर्म फोर्सेस के काम करने के तरीके में ये सोसाइटी ग्रुप्स मीरा पैबा जैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, रोड़ा क्रिएट कर रहे हैं। रिसेंटली मेरा पैबा के रिप्रेजेंटेटिव्स ने नई दिल्ली के अंदर कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला कि ये बफर जोन्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। तो बेसिकली देखिए, पीस कीपिंग ऑपरेशंस में आर्म फोर्सेस को लेके आना गलत तो है, लेकिन मणिपुर की हालत बहुत खराब है। और ये इसलिए और ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो हार्मोनी लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। शायद ही ऐसा कुकीज़ो ग्रुप होगा या मीती ग्रुप होगा जो कि दूसरी एथनिक आइडेंटिटी के साथ पीस स्थापित करना चाहता हो, सामंजस्य स्थापित करना चाहता हो। तो मीरा पैबा जैसे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का तो काम यह है कि एथनिक आइडेंटिटीज के ऊपर उठ के वो हार्मोनी की बात करें, वुमेन जस्टिस की बात करें। लेकिन ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन खुद फ्रेंजी होकर हेट्रेड को फैला रहे हैं, ट्रॉमा कॉज कर रहे हैं, वायलेंस की वजह से ट्रॉमा को और प्रोपोगेट करके और लोगों को भड़का रहे हैं, बलगरा रहे हैं, काम गड़बड़ कर रहे हैं। समझ गए? तो ये बात यहां बताई जा रही। फिर लगभग 1 साल का डिले हो चुका है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा अनाउंस शांति भटनागर प्राइजेस में, शांति स्वरूप भटनागर वाइज फाइनली इन अवार्ड्स को यहां पे अनाउंस किया गया। देखिए, शांति स्वरूप भटनागर जो अवार्ड्स हैं वो पिछले 50 साल से ज्यादा से दिए जा रहे हैं। कैश प्राइज होता है, इसमें साइटेशन होता है, सैलरी पर्क्स होते हैं। 45 साल से कम उम्र के साइंटिस्ट को अवार्ड्स दिए जाते हैं जिन्होंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, अर्थ साइंसेज और फिजिकल साइंसेज में कुछ जबरदस्त काम किया हो। इंडिया के जो मोस्ट अकॉम्प्लिश साइंटिस्ट हैं उनको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिल सकता है और इसको आप इंडियन नोबल बोल सकते हो, इंडियन फाइज फील्ड का नोबल बोल सकते हो। फेयरली कोवेटेड है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जिसको भी मिलता है कहीं ना कहीं बोला जाता है कि हाँ भाई इस आदमी ने कुछ बहुत अच्छी साइंटिफिक थीसिस की होगी। अब पिछले साल भाई सीएसआर ने इन पर्टिकुलर अवार्ड्स को 26 सितंबर को पहले अनाउंस नहीं किया। बेसिकली जो 26 सितंबर है वो ओवरऑल काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का फाउंडेशन डे है और
इसी दिन ओवरऑल ट्रेडिशनली अवार्ड्स दिए जाते हैं, बट सरकार ने अवार्ड्स अनाउंस नहीं किए। फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बोला कि भाई बहुत ज्यादा अवार्ड्स दिए जा रहे हैं साइंटिफिक फील्ड में, तो इन अवार्ड्स को कम करना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब आप अवार्ड बांटते हो तो उस अवार्ड्स की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो बेटर ये रहेगा कि कोई नोबेल प्राइज जैसा बड़ा अवार्ड लेके आया जाए, ना कि छोटे छोटे अवार्ड साइंटिफिक फील्ड में बांटे जाएं। तो जो भी साइंटिफिक इनोवेशन वगैरह में साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, उनको लगा कि यार क्या सरकार यहाँ पे अवार्ड बंद कर रही है क्या, क्योंकि पिछले साल भी शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड अनाउंस नहीं किए गए। तो कहीं ना कहीं सरकार का साइलेंस था इस बात को लेकर, कोई नया नोबेल पीस प्राइज जैसा, नोबेल साइंटिफिक प्राइज जैसा तो अवार्ड अब तक आया नहीं है। बट देखिए, साइंस अवार्ड ओवरऑल सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये साइंटिस्ट के बीच में कंपटीशन प्रमोट करते हैं। बेसिकली यहां पे हमारे साइंटिस्ट को रिकॉग्निशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसको फाइनेंशियली लेस रिवॉर्डिंग माना जाता है बाकी अदर कैरियर ऑप्शन से। बाकी कैरियर ऑप्शंस में जो ट्रेंड साइंटिस्ट कर सकता है, और इस बार जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स 12 लोगों को दिए गए सारे मेल हैं, उसमें से भी 11 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस के, ज्यादातर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को अनाउंस करते हैं। तो बेसिकली यहां पे हमें साइंस अवार्ड्स को कम करने की जरूरत नहीं, स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत नहीं, बढ़ाने की जरूरत है भाई। ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज से, बाकी कॉलेजेस से ओवरऑल इन साइंस अवार्ड्स को पाने वाले लोग आगे आ सकें, स्टेट यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स को उनके काम के लिए रिकॉग्निशन मिले। तो हम अवार्ड्स को कम करके काम नहीं कर पाएंगे, हमें एक्चुअली में इन अवार्ड्स को एक्सपेंड करने की जरूरत है, ताकि डाइवर्सिटी और अपॉर्चुनिटीज एक्सपेंड की जा सके लोगों के लिए। जैसे कि इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन की जो सक्सेस है, इसने डिमॉन्स्ट्रेट किया विक्ट्री को, मूवमेंट्स ऑफ ट्रायम्फ को, ठीक है ना। उसी प्रकार से ओवरऑल डार्क एलोज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फेल्योर के अंदर यहां पे ओवरऑल हमें साइंस अवार्ड्स को प्रमोट करना है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही है। तो किस प्रकार से पोस्टमैन यहाँ पे नॉक करता है, तो इसको लेके एक आर्टिकल है भाई। पोस्ट ऑफिस बिल राज्यसभा के आखिरी दिन मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया। ये इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस करेगा। किस प्रकार से पोस्ट ऑफिस इंडिया के अंदर काम करते हैं, इसके तरीके को बदल देगा। क्योंकि ओवरऑल जब 1898 का एक्ट आया था, तब पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को मेल सर्विसेज के लिए बनाया गया था, लेकिन जो नया बिल है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज को ऑथराइज करता है कि ये रेगुलेशंस बना सकते हैं हर उस एक्टिविटी के लिए जो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं लोगों को। इन सर्विसेज को केंद्र की सरकार के द्वारा लेके आया जाता है, वेलफेयर पॉलिसीज को, और ओवरऑल इन पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पे लोगों तक पहुंचाने का काम अब ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज कर सकता है। और उनके चार्जेस को भी फिक्स करने के लिए हर बार पार्लियामेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। तो सर्विसेज की क्या प्राइसेस होंगी, उसकी प्राइसेस को डिसाइड करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी अब डायरेक्टर मतलब खुद पोस्टल सर्विसेज डिपार्टमेंट के पास आ गई, हर बार पार्लियामेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। फिर ये न्यू बिल ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को बाय नोटिफिकेशन कि भाई ये एम्पावर कर सकते हैं एनी ऑफिसर को टू कॉज एन आइटम इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द पोस्ट ऑफिस टू बी इंटरसेप्टेड, ओपन एंड डिटेन्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंड रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी अपॉन द अकरेंस ऑफ एनी कंट्रोवर्शन और एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो बेसिकली यहां पे इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी ओवरऑल चीजों को इधर से उधर डिलीवर किया जाता है, उन चीजों की डिलीवरी के समय पे उसके अंदर क्या डिलीवर किया जा रहा है, अगर वो सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है, टेररिस्ट एक्ट को प्रमोट करता है, फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशंस को अफेक्ट करता है, तो उसको ओपन करके चेक भी किया जा सकता है पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा। इनफैक्ट पहले 1898 के प्रोविजन में भी ये सारे प्रावधान थे कि अगर कोई एक्सप्लोसिव, डेंजरस, फिल्दी, नॉक्शियस और डिलीटीरियस सब्सटेंस है तो उसको चेक किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो पोस्टल पार्सल्स के थ्रू कॉन्ट्राबॉन्ड मटेरियल्स की स्मगलिंग ना शुरू हो जाए, इन सब चीजों को भी यहां पे इंश्योर किया जा रहा है। अब दोस्तों यहां पे पोस्ट और कुरियर दो चीजों में फर्क आ गया है। आपको पता है कोरियर सेक्टर में जो हमारा इंडिया पोस्ट है उसके पास केवल 15% मार्केट शेयर है। कोरियर एक्सप्रेस पार्सल सेक्टर जैसे कि डीटीडीसी हो गई, ब्लू डार्ट हो गया, इस प्रकार की कंपनियां कोरियर भेजती हैं। तो कोरियर इंडस्ट्री में इंडिया पोस्ट के पास केवल 15% मार्केट शेयर है। अब ये जो नया बिल आया ना, पोस्ट ऑफिस बिल, ये केवल इंडिया पोस्ट को रेगुलेट करता है, कुरियर इंडस्ट्री को रेगुलेट नहीं करता है। और ज्यादातर जो डोमेस्टिक कुरियर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो मीडियम और स्मॉल प्लेयर्स हैं। तो यहां पे आर्टिकल के ऑथर गौतम भट्टाचार्य जी ये बोल रहे हैं कि बेहतर ये रहता कि सरकार ऐसा कुछ करे कि जितनी भी कुरियर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड लोग इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं उनको रेगुलेट करने की ताकत भी इंडिया पोस्ट को दी जाए, उनके पार्सल्स को खोल के चेक करने की ताकत भी इंडिया पोस्ट को दी जाए। क्योंकि मेन जो सामान आपका जाता है इधर से उधर वो ओवर जाता है किसके थ्रू, कोरियर्स के थ्रू। अब देखिए यहां पे
एक बड़े फर्क को आपको समझने की कोशिश करनी है। उसको थोड़ी देर में आपको बताता हूं, एक कुछ और चीजें बता देता हूं। हाँ, ये जो नया बिल है वो बहुत सारे पैरामीटर्स बनाता है कि कैसे आइटम्स की एड्रेसिंग होगी, कैसे एड्रेस आइडेंटिफायर्स को इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे पोस्ट कोड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। ओवरऑल फिजिकल एड्रेस की बजाय एक डिजिटल कोड के थ्रू जियो स्पैटियल कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करके स्पेसिफिक प्रोमाइस के एड्रेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी। डिजिटल एड्रेसिंग एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, तो प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड फैसिलिटेटिंग एक्यूरेट डिलीवरी ऑफ मेल्स, इन सब चीजों को यहाँ पे चेक किया जाएगा। समझ गए? तो ये प्रोविजन फैसिलिटेट करता है डिलीवरी ऑफ पार्सल्स को बाय ड्रोन, तो ड्रोन के थ्रू यहाँ पे पार्सल्स वगैरह की डिलीवरी की जाएगी। इसकी एक्सपेरिमेंटिंग कुछ कंट्रीज में चल रही, तो इन सब चीजों को यहाँ पे नए बिल के अंदर लाया गया है। एक प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पर कुरियर इंडस्ट्री को इंडिया पोस्ट रेगुलेट नहीं कर सकता। कुरियर इंडस्ट्री के ऊपर इस पर्टिकुलर बिल का एम्बिट नहीं जाएगा। क्यों? अगर आप क्लॉज 4 देखो 1898 एक्ट का, ठीक है ना, कौन सा एक्ट? इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट। अब इसमें क्या लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट shall have exclusive privilege of conveying by post one place to other all letters, ध्यान दीजिए all letters लिखा है। उसके बाद and shall also have the exclusive privilege of performing all the incidental service of receiving, collecting, sending, dispatching and delivering all letters। तो जो इंडिया पोस्ट एक्ट था 1898 वो लेटर्स की बात करता था। समझ गए बात को? इंडिया पोस्ट एक्ट लेटर्स की बात करता था, लेकिन यहां पे लेटर्स को डॉक्यूमेंट से अलग बताया गया। डॉक्यूमेंट अलग चीज है, लेटर अलग चीज है। अब आप बोलोगे कि सर क्या होता है ये डॉक्यूमेंट, क्या होता है ये लेटर? तो भाई लेटर में आपका जो पर्सनल कम्युनिकेशन है दूसरे इंडिविजुअल के साथ, ये लिखा होगा। डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, लीगल डॉक्यूमेंट हो सकता है। आपने घर खरीदा तो घर की रजिस्ट्री हो सकती है, आपने कार खरीदा कार के पेपर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, आपका कोई मेडिकल इशू से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो सकता है। समझे? किसी भी प्रकार का लीगल कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई स्टैंप ड्यूटी में जाके आपने कहीं पे बॉन्ड वगैरह दिया है वो हो सकता है। तो बेसिकली इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के पास जो मोनोपोली थी वो लेटर्स के ऊपर थी। तो इस लेटर्स के ऊपर की मोनोपोली की होने के चलते बहुत बड़ी एक कुरियर इंडस्ट्री इंडिया पोस्ट से अलग होकर डेवलप हो गई। अब चूंकि 1898 के इस पर्टिकुलर सेक्शन 4 को यहां पे हटा दिया गया, अब तो चूंकि नए आप कह लो ये पोस्ट ऑफिस बिल 2023 में ये पूरा क्लॉज ही हटा दिया गया है, क्लॉज 4 वाला। तो इसके चलते अब ऑब्वियस सी बात है कुरियर इंडस्ट्री तो अलग तरीके से काम करती रहेगी, वो करती रहेगी, अच्छा भी है। लेकिन जरूरी दोस्तों ये है इस कुरियर इंडस्ट्री के ऊपर भी रेगुलेशन होना चाहिए। तो अगर इंडिया पोस्ट की किसी अथॉरिटी को इस कुरियर इंडस्ट्री के ऊपर रेगुलेशन दे दिया जाए, एक मतलब चेक बेसिस पे कि हाँ भाई इस कंडीशन में आप चेक कर सकते हो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समझ गए बात? फिर आगे डिसएंटैंगलिंग द 2030 ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट। ठीक भैया, ऑलरेडी 33 मिनट निकल चुके हैं और अभी एडिटोरियल ही खत्म नहीं हुआ। बहुत ज्यादा लंबे लेक्चर्स देखिए मैं दोस्तों बनाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लंबे लेक्चर्स का सर मतलब नहीं है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोलते हो कमेंट करके कि नहीं नहीं सर लंबे लेक्चर बनाओ, लेकिन देखिए मुझे कहीं ना कहीं एक बैलेंस यहाँ पे स्थापित करना है। और ठीक है, लंबे लेक्चर्स लगाने में सुबह 4 घंटे भी चले जाते हैं, वो भी एक मेजर इशू है। तो भाई 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज की 30 नवंबर से 12 दिसंबर को होने वाली दुबई के अंदर, ठीक है ना, फॉर एग्रीमेंट ऑन अ ग्लोबल टारगेट ऑफ ट्रिपलिंग रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। 2030 तक अभी के कंपैरिजन में रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना करना है। G20 की डिक्लेरेशन में भी कुछ इस प्रकार की बात की गई थी। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये विन विन अपील होगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं, और आपके लिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल के पहले हाफ के जो स्टैटिस्टिक्स हैं बस वही इंपॉर्टेंट है। मैं उन स्टैटिस्टिक्स के लिए ये आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और इस आर्टिकल में मुझे काम का ज्यादा कुछ नहीं मिला। 2021 में जो ग्लोबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी रेन्यूएबल एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वो थी 3026 गीगावाट्स पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 39% है। अब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अलग होती है और जो प्रोडक्शन होता है वो अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेन्यूएबल एनर्जी का प्लांट 100 गीगावाट का है, लेकिन वो पैदा 100 गीगावाट की एनर्जी नहीं कर पा रहा, 70 गीगावाट ही कर पा रहा है। तो इंस्टॉल्ड एनर्जी ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी की टोटल कैपेसिटी का 39% है, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन का रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से केवल 28% है। अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में 50% से ज्यादा प्रोड्यूस होता है हाइड्रो पावर से, सोलर से होता है 13% और विंड से होता है 23%। तो बेसिकली विंड और सोलर मिलके 36% ही रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कि वो ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का केवल लगभग 10% है। तो टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हम रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को 3 गुना करें। तो अगर इस 2021 के 3026 गीगावाट
हम 3000 कर देते हैं तो ये लगभग बैठेगा 9000 गीगावाट। लमसम मान लेते हैं, वैसे तो 9078 गीगावाट बैठेगा, बट 9000 गीगावाट बोल देते हैं। तो ओवरऑल हमको 2022 से लेकर 2030 तक में 6000 गीगावाट की रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है। ठीक है भाई, तो ये बातें यहां पे ओवरऑल बोली जा रही हैं। अब इस 6000 गीगावाट में मैक्सिमम कहां से आएगा? तो ऑब्वियस सी बात, हम यही अज्यूम करेंगे कि मैक्सिमम आएगा सोलर पावर से और विंड पावर से। ठीक है ना भाई? तो बेसिकली सोलर पावर और विंड पावर को मैक्सिमाइज करके अगर हमने 6000 गीगावाट की एक्सेस रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को डेवलप कर दिया, और ये मान लो कि 25% सोलर और विंड पावर अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से 13000 टन पर आवर, सॉरी टेरावाट पर आवर, 13000 टेरावाट पर आवर इक्विवेलेंट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी को बनाया जा सकता है। अच्छा फिगर है। क्यों अच्छा फिगर है? क्योंकि अगर प्री कोविड से पहले, मतलब कोविड 19 से पहले का जो डिकेड था, इसका ऑन एन एवरेज जो आप कह लो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में ग्रोथ थी, वो 2.6% थी। और अगर हम ट्रिपलिंग रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के टारगेट को यहां पे फुलफिल कर पाते हैं, तो 2030 तक 38% जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है पूरी दुनिया भर में, उसका 38% रेन्यूएबल एनर्जी में आएगी। और आज की डेट में, मतलब 2021 में, ये नंबर 10% पे था। तो 10% से अगर 38% तक हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से कर देते हैं, तो वो अपने आप में एक जबरदस्त आप कह लो अचीवमेंट होगा। ये बातें यहां पे बोली जा रही है। अब वैसे हमको ये बात पता है कि भाई ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जैसी कोई चीज होती नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कंट्री वाइज डिपेंड करती है, कंट्री में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, इस बात पे डिपेंड करती है। अब डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि 2010 से लेकर 2019 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चाइना में प्रति साल 6.6% बढ़ा है, और इंडिया में प्रति साल 6.3% बढ़ा है, और आगे भी बढ़ता रहेगा। वहीं पे यूरोपियन यूनियन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 0.3% डिक्लाइन किया है, और यूनाइटेड स्टेट्स में केवल 1.2% बढ़ा है। तो ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। तो अगर ऐसा हो जाए कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन अपने कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो प्लांट्स है उनको रिप्लेस करके रेन्यूएबल एनर्जी के प्लांट ले आए, तो वो बड़े स्केल पर रेन्यूएबल एनर्जी से पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए, अगर सिर्फ 3 गुना करने की बात आए रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को, और यूएस और यूरोप अपने प्रेजेंट फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट्स को उतना ही रखते हैं, तो उस केस में ओवरऑल यूएस और यूरोप को बहुत कम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। समझ गए बात को? मतलब ओवरऑल अगर आप देखें, यूएस में इस समय पे 21% इलेक्ट्रिसिटी आती है रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से, यू में आती है 37% रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में, जिसमें हाइड्रो और बायोमास दोनों इंक्लूडेड है। अब अगर यूएस अपने एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को नहीं हटाता है, तो इनको अपने ट्रिपलिंग के टारगेट्स को पूरा करने के लिए केवल 26 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनानी है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो यूएस का जो शेयर होगा इस 6000 गीगावाट में, वो केवल 0.4% होगा, जबकि इंडिया को 717 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनानी पड़ेगी अपने 3 गुना करने वाले शेयर को पूरा करने के लिए। तो यहां पे जरूरी यह है कि यूएस और यूरोप अपने पुराने फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स को बाहर निकालें और बड़े स्केल पे रेन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट को बनाएं। तो यहां पे ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट ट्रेंड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे मिला है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि यूरोप की डेवलप्ड कंट्रीज हो गई, अमेरिका हो गया, इनको क्या करना है? इनको करना यह है कि अगर आपको 3026 गीगावाट से 9000 गीगावाट लेके जाना है 2021 से 2030 तक रेन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को, तो भाई इंडिया को तो एक्स्ट्रा 717 गीगावाट इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट यूएस को बहुत कम करना पड़ेगा, केवल 0.4% करना पड़ेगा। तो बेटर ये रहेगा कि यूएस और यूरोप अपने पुराने फॉसिल फ्यूल्स को एलिमिनेट करके नए रेन्यूएबल एनर्जी बेस्ड प्लांट्स को लेके आए, तब जाके ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे किसके प्रति? ओवरऑल रेन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करने के प्रति। और यहां पे टेक्निकली कितना करना चाहिए यूएस और यूरोप को, तो ये भी बताया गया। यूएस को अप्रोक्सीमेटली 1565 गीगावाट और यूरोप को अप्रोक्सीमेटली 538 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी बनानी है। जब वो इतनी बनाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट तो ज्यादा बढ़ नहीं रही, तो वो अपने कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड पावर स्टेशन को हटाएंगे, तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे वो ओवरऑल इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट मिला। अच्छा आर्टिकल था, मुझे तो काफी अच्छा आर्टिकल लगा, इसके स्टैटिस्टिक्स मुझे अच्छे लगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वैसे तो मेंटरशिप कोर्स के बारे में आपको बता चुका हूं, एक बार आप चाहें तो देख लीजिए इस मेंटरशिप कोर्स को, काफी मेहनत से बनाया हुआ है। फिर आ जाते हैं भाई, एक्टिविस्ट रेज कंसर्न्स ओवर लीगल लूप होल पर्टेनिंग टू सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ एनिमल। देखिए इस पर्टिकुलर न्यूज में ज्यादा कुछ है नहीं,
यहां पे बात हो रही है भारतीय न्याय संहिता की। भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया जा रहा है इंडियन पीनल कोड 1860 को हटाने के लिए। अब दोस्तों आपको सेक्शन 377 के बारे में याद होगा, इंडियन पीनल कोड, सेम सेक्स सेम जेंडर जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया था। पहले सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में ऐसा बोला गया था कि इस प्रकार की सेम सेक्स एक्टिविटीज टेबू हैं, ओवरऑल नेचुरल ऑर्डर के अगेंस्ट है, इसलिए इनको क्रिमिनलाइज करेंगे। लेकिन सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और अब आईपीसी हटाया जा रहा है, न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 377 जैसा कुछ है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि जब अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर आप सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करते हैं, तो इंसान जो एनिमल्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, अब ये बोलने में भाई थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही विकृत मानसिकता के लोग हैं। पिछले कुछ पास्ट में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देखने को मिले जहां पे जानवरों का अब्यूज हुआ है। जैसे मार्च में एक मैन को बुक किया गया सेक्शन 377 के अंदर, अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स 1960। इसने सेक्सुअली अब्यूज किया था एक फीमेल डॉग को सेंट्रल दिल्ली इंदरपुरी में। फरवरी में एक और मैन को पकड़ा गया एक डॉग को रेप करने के लिए हरिनगर दिल्ली में। तो भैया क्या ही भरे हुए लोग हैं ये, क्या ही इनकी विकृत मानसिकता है। तो बेसिकली सेक्शन 377 जानवरों को बचाता था सेक्सुअल असॉल्ट से, इन जानवरों के अगेंस्ट भी यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। तो ओवरऑल जानवरों के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट के रिस्पेक्ट में जो क्राइम वाली चीज थी, ये भारतीय संहिता बिल में नहीं लाई गई है, इसको यहां पे लाना जरूरी है, ये बात बोली जा रही है। फिर भाई लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने 2021 के लगभग ओवरऑल लक्षद्वीप के मिड डे मील स्कूल के मेन्यू में से नॉन वेज आइटम्स को हटा दिया था। तो जो फिश वगैरह सर्व की जाती थी यहाँ पे, और फिश इनफ क्वांटिटी में मिलती है लक्षद्वीप में, तो बेसिकली इन सब आइटम्स को यहाँ पे हटा दिया गया किससे? मिड डे मील के मेन्यू से, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स लाइक एग एंड फिश। अब इस बात को लेके यहाँ पे ओवरऑल एक वकील है, तो वो पहुंचे कहां पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बेस्ट ऑफ जस्टिस अनिरुद्ध दुबे और बेला एम त्रिवेदी यहां पे बैठे थे। अजमल अहमद पेटिशनर एडवोकेट, इन्होंने बोला कि भाई यूनियन टेरिटरी के कल्चर में मीट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉर्म करता है, और कहीं ना कहीं मीट एक इनफ क्वांटिटी में भी एग्जिस्ट करता है। जो फिश है उसका अबेंडेंट कैच देखने को मिलता है। तो लक्षद्वीप के मिड डे मील स्कीम के अंदर नॉनवेज होना चाहिए। तो ये जो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन ने नॉनवेज को हटाया है मिड डे मील स्कीम से, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम मजाक कर रहे हो क्या? मिड डे मील स्कीम के अंदर सरकार अपने खर्चे पे तुमको इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है। तो तुम किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ के खाना नहीं खा रहे हो जहां पे तुमको तुम्हारे हिसाब का खाना मिलेगा। वो खाना तुम्हें तुम्हारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जा रहा है, ना कि ओवरऑल तुम्हारे मेन्यू के सिलेक्शन के आधार पर। और ये गवर्नमेंटल पॉलिसी, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। मिड डे मील स्कीम का लॉजिक ये है कि बच्चों जिनको घर पे प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, उनको स्कूल में अच्छा खाना मिले, ताकि खाना खाने की चाहत में वो स्कूल के अंदर आए, तो उससे उनका न्यूट्रिशन भी पूरा होगा और उनके पढ़ाई लिखाई के साक्ष्य भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन तुम ये बोलो कि नहीं भाई, स्कूल में आके खाना भी हम अपने मर्जी का खाएंगे, मीट खाएंगे, और सरकार हमें मीट क्यों नहीं दे रही खाने के लिए, तो ये नहीं हो पाएगा भाई। आपको मेन्यू सेलेक्ट करने की आजादी नहीं है। यहां पे आपको न्यूट्रिशियस खाना मिले, ये आपका हक है, बट खाने में आप क्या खाओगे, मीट खाओगे या नहीं खाओगे, इन सब चीजों को सेलेक्ट करने का हक नहीं। फिर पॉलिटिकल मैसेजिंग ऑफ जवान, जैसे जवान मूवी अगर आपने देखी हो, भैया मैं तो मूवी देखने गया, मेरे को मूवी देख के मेरा सेंस ही उड़ जाता है। रिसेंटली जवान और गदर 2 मैं दोनों ही हॉल में देखने गया। गदर 2 तो एक ऐसी मूवी कि देख के मैंने अपना सर पकड़ लिया, और मतलब रियलिज्म गायब है यार हमारी मूवीज से। ठीक है, मूवी नेशनलिस्टिक है और बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान के अंदर गए और सबको उड़ा है, पाकिस्तानी तो देख के रो ही गए होंगे ओवरऑल गदर 2 मूवी को। तो जिस प्रकार से मार रहे हैं और जिस प्रकार से मूवी का प्लॉट चल रहा है, डेफिनेटली वो देखने में अपीलिंग जरूर लगता है, और बिल्कुल उसमें जबरदस्त एक्शन पैक्ड है, बट रियलिज्म की कहीं ना कहीं कमी है। समझ गए? जवान मूवी के अंदर पॉलिटिकल मैसेजिंग दिखाई गई है कि किस प्रकार से ओवरऑल ट्रेन को हैक करके, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन्स को चुरा के एक मैसेज दिया जा रहा है कि लोग अपने वोट को सही तरीके से डालें, और वो भी तब हो रहा है जब अगले ही साल इलेक्शंस होने वाले हैं। तो एक प्रकार की पॉलिटिकल मैसेजिंग देखने को मिल रही है, हो सकता है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट हो पॉलिटिकल मैसेजिंग, कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोली जा रही। तो एक प्रकार की पॉलिटिकल मैसेजिंग है जवान के अंदर, पॉलिटिकल मैसेजिंग, ये सब बोला जा रहा है यहाँ पे। अब आपको क्या लगता है, आप बताइए भाई नीचे कमेंट बॉक्स में। फिर अगला, ऑल रिपोर्टेड बर्थ्स डेथ्स टू बी डिजिटली रजिस्टर्ड फ्रॉम 1। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, कंट्री के अंदर जितनी भी बर्थ हो रही हैं और डेथ हो रही हैं, इनको 1 अक्टूबर से केंद्र की सरकार की पोर्टल पे डिजिटली रजिस्टर किया जाएगा। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन ये बोलता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 ने बोला कि डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे 1 अक्टूबर से।
और डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट एक अकेला ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट होगा जिससे ओवरऑल आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, पासपोर्ट आधार के लिए अप्लाई कर सकते हो, वोटर इनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली एन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्म्ड बाय सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ 2023, द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby appoints first day of October 2023 as the date on which the provisions of the said act should come into force। ये बातें आप बोलेंगे। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर डिजिटल डाटा के बेसिस पे जो सेंट्रलाइज डाटाबेस है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, राशन कार्ड का, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का, इलेक्टोरल रोल्स का, ये भी यहाँ पे समय समय पे अपडेट किया जाएगा। पहली बार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को 2010 में कंपाइल किया गया था, उसके बाद 2015 में इसको अपडेट किया गया डोर टू डोर इन्यूमरेशन के थ्रू। आज की डेट में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में ऑलरेडी 119 करोड़ रेजिडेंट्स का डाटाबेस है। एनपीआर पहला स्टेप है जो कि क्रिएट करता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस को सिटीजनशिप एक्ट के चलते। तो अब कंपलसरी होगा राज्यों के लिए कि वो केंद्र की सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में इस पर्टिकुलर डाटा को डिजिटली रिकॉर्ड करें और ये डाटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी अवेलेबल होगा जो कि ह्यूमन होम मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। और इस डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए पेरेंट्स का आधार नंबर भी लिया जा सकता है। इस समय पे 138.72 करोड़ की आबादी में 93% आबादी का आधार रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आधार को भी लिया जा सकता है। पहले आधार वॉलंटरी था, लेकिन अब इस आधार को लेकर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर नए बच्चे जो जन्मे हैं या जो लोग मृतक हुए हैं उनका डाटा रजिस्टर किया जा सकता है। ठीक है। और आज की फाइनल न्यूज, न्यूरल इम्प्लांट्स रेमेडी हियरिंग लॉस बाय इंटीग्रेटिंग विद नर्वस सिस्टम। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भाई, इंडिया के अंदर हियरिंग लॉस का बर्डन बहुत ज्यादा और यह वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एनोमलीज है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया है कि सीवियर टू प्रोफाइंड हियरिंग लॉस देखने को मिला है 2 से 3 पर 1000 लाइव बर्थ के अंदर इंडिया में। ये मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल अबनॉर्मलिटी है जो कि दुनिया भर के न्यूबॉर्न्स को अफेक्ट करती है। दुनिया भर के न्यूबॉर्न्स में इस प्रकार की हियरिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ये सिनारियो डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा प्रोनाउंस्ड है और खासकर उन पर्टिकुलर मैरिजेस में प्रोनाउंस्ड है जो कि कॉन्सिजेनियस है। कॉन्सिजेनियस मतलब दो करीबी रिश्तेदारों के बीच में शादी होने से ओवरऑल जो बच्चा पैदा होता है उसमें कभी कभी कुछ बर्थ डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कुछ इस प्रकार की कॉन्जेनियल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। तो जो आपका कॉन्सिन्यूजिनियस मैरिजेस हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होती हैं उनमें यहाँ पे ये ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। पास्ट में भी जो इंडिविजुअल्स थे जिनको सीवियर टू प्रोफाइंड हियरिंग लॉस था उनको हियरिंग एड से बेनिफिट नहीं हुआ। तो बेसिकली देखिए क्या है, आज की डेट में बहुत सारी जगहों पे हियरिंग एड्स अवेलेबल है। अगर एक इंसान हियरिंग एड्स के दम पे सुन नहीं सकता तो कहीं ना कहीं वो एक डिसएडवांटेज है, वर्ड ऑफ साइलेंस में जीता है, क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं देता। जब उसको कुछ सुनाई नहीं देता अगल बगल क्या हो रहा है उसका वो प्रॉपर तरीके से कंटेक्स्ट नहीं बिठा पाता। लेकिन अब ओवरऑल कहीं ना कहीं रिमार्केबल एडवांटेजेस देखने को मिले हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, सर्जिकल टेक्निक्स में। तो ओवरऑल डिजीज ऑर्गन्स को मेंड भी किया जा सकता है और उसके साथ साथ एक मतलब डिजीज ऑर्गन्स को मेंड आप कैसे करोगे, एक बायोनिक प्रोस्थेटिक डिवाइस को लगा के। इसको आप कॉचलियर इंप्लांट्स बोलते हो। तो कॉचलियर इंप्लांट्स के अंदर जो डेफेंट इंडिविजुअल होते हैं जिनको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, ओवरऑल उनको वर्ड ऑफ साउंड में एंट्री दी जाती है। इस टेक्नोलॉजी के एडवेंट ने अकाउस्टिक बैरियर को सक्सेसफुली ब्रेक किया। वो लोग जो कि हियरिंग लॉस से गुजर रहे थे वो अब सुन पा रहे हैं और एक हाईली प्रोडक्टिव लाइफ को जी पा रहे हैं। ये कॉचलियर इंप्लांट्स ऑगमेंट करते हैं या रिस्टोर करते हैं हियरिंग को बाय इंटीग्रेटिंग एन एक्सटर्नल सर्किटरी विद द पेरिफेरल हियरिंग एपरेटस। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बोली जा रही। तो पहले क्या था कि ओवरऑल ये ऐसा था कि देखिए मेन सेंस क्या है इस आर्टिकल का, कॉचलियर इंप्लांट्स। कॉचलियर इंप्लांट्स में क्या है कि प्रोस्थेटिक बायोनिक चिप आपके कान के अंदर कहीं लगाई जाएगी, पूरा डिवाइस लगाया जाएगा जिससे आप इंटरनली सुन सकोगे। दूसरा एक तरीका यह था कि हियरिंग एड होती थी कि भाई हियरिंग एड आपको दे दी गई, उस हियरिंग एड के थ्रू आप सुन पा रहे हो। अब हियरिंग एड कितनी इफेक्टिव होगी, हियरिंग रिस्टोरेशन कितना इफेक्टिव होगा मेडिकल साइंस में, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप पहले सुन पाते थे कि नहीं सुन पाते थे, आपके कान का डिफेक्ट अपने आप में कितना ज्यादा बड़ा है, आपकी एबिलिटी क्या है टू एडजस्ट, टू इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो आउटकम को डिटरमिन करता है। क्योंकि जो भी कॉचलियर इंप्लांट लगाया जाएगा या हियरिंग एड लगाया जाएगा वो जो एक्सटर्नल वाइब्रेशंस आते हैं साउंड को, उनको ओवरऑल इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करके उसमें कोई चेंजेस वगैरह करके आपके दिमाग में फीड करेगा या फिर आपके नर्वस सिस्टम को फीड करेगा, आपकी कॉचलियर नर्व को फीड करेगा। तो आज की डेट में इस कॉचलियर इंप्लांटेशन को ओवरऑल हियरिंग एड के साथ मिक्स करके एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के साथ यहां पे नेचुरल हियरिंग को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। पहले समझा जाता था कि नेचुरल हियरिंग
कॉम्पैटिबल नहीं है बायोनिक हियरिंग के साथ। लेकिन अब ऐसा है, एक कॉचलियर इंप्लांट को इस्तेमाल करके और हियरिंग एड को इस्तेमाल करके आप कहीं ना कहीं नेचुरल हियरिंग वाली कैपेबिलिटी को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर इंप्लांट कर सकते हो। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, द एप्लीकेशन ऑफ द इम्प्लांटेबल हियरिंग टेक्नोलॉजी कंबाइंस अ हियरिंग एड एंड अ कॉचलियर इंप्लांट इनटू अ हाइब्रिड डिवाइस डिजाइन फॉर इंडिविजुअल्स विद लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग एंड सीवियर टू प्रोफाउंड हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे मैपिंग समय समय पे की जाती है। प्रोलॉन्ग और इंटेंसिव हैबिलिटेशन होता है कॉचलियर इंप्लांटेशन में। हैबिटेशन एम करता है टू इंप्रूविंग रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स एंड एक्सप्रेसिव स्किल्स। तमिलनाडु के अंदर जो कॉचलियर इंप्लांट प्रोग्राम है ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। ओके, फ्री कॉचलियर इंप्लांट्स किए गए बच्चों के लिए जो कि 6 साल से कम के हैं। जो 5,000 कॉचलियर इंप्लांट्स हैं वो परफॉर्म किए गए तमिलनाडु के अंदर चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर। सीआई सर्जरी और टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके एडवांस हो रही है। रोबोटिक टेक्निक्स को सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फुल्ली इम्प्लांटेड डिवाइस को, इंप्रूव्ड स्पीच कोडिंग को और नैनो टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल थेरेपी और कॉचलियर हेयर सेल रीजनरेशन को इस्तेमाल करके, नर्व ग्रोथ फैक्टर्स को इस्तेमाल करके, ओवरऑल यहाँ पे जेनेटिक्स में एडवांसमेंट करके कॉचलियर इंप्लांट्स और हियरिंग एड्स को मिक्स करके कहीं ना कहीं आपकी हियरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक बायोनिक ईयर का एग्जांपल आपको दिख रहा है पेट्री डिश के अंदर, जो कि ओवरऑल इंडिविजुअल्स में इंस्टॉल करके कहीं ना कहीं उनकी हियरिंग कैपेबिलिटी को रिस्टोर किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को